नमस्कार मित्रों, जय हिंद। जब भी हम खाली होते हैं तो हमेशा सोचते हैं अपने वक्तव्य के माध्यम से हमारे देश में जितने भी नागरिक लोग रहते हैं उनके लिए यदि हमारे शब्दों से किसी प्रकार से भला होता है तो हमारे हिसाब से अपनी बात को रखने में मौलिक अधिकार के अंतर्गत कोई बुराई नहीं है। जैसा कि वर्तमान समय में इस समय चारों तरफ कई प्रदेशों में हमारे नौजवान लोग किसी कारणवश क्योंकि उनके मन को आघात पहुंचा है, उनके मन को तकलीफ़ पहुंची है, उनके मन को पीड़ा पहुंची है, चूँकि वो केंद्रीय सीमा बल में या मिलिट्री से संबंधित जितने भी सेना के विभाग होते हैं उसमें वो शामिल नहीं हो पाए हैं। इसका उन्हें बहुत खेद है, इसलिए वो अपना गुस्सा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर देना चाह रहे हैं, चाहे वो थल सेना हो, वायु सेना हो या जल सेना हो या कोई भी विभाग हो। हमारे हिसाब से भारत के प्रत्येक नागरिक को यदि वो इंटर या ग्रेजुएट हो जाता है तो अपनी देश की सेवा करने के लिए उसको कम से कम 3 वर्ष तो सेवा देना ही चाहिए और उसका कोई ये मानक निश्चित नहीं होना चाहिए कि इस सेना के विभाग में सिर्फ शेड्यूल कास्ट के ही लोग भर्ती किए जाएंगे या बैकवर्ड कास्ट के लोग भर्ती किए जाएंगे या जनरल कैटेगरी के लोग भर्ती किए जाएंगे या अल्पसंख्यक क्षेत्र के लोग भर्ती किए जाएंगे। निश्चित तौर पर एक जनरल मानक होना चाहिए कि वो किसी भी धर्म, जाति, लिंग, संप्रदाय या उच्च श्रेणी या उच्च खानदान या उच्च संपत्ति वाले के वो संतान ही क्यों ना हो, किंतु उनको अपने जीवन काल में जब वो कक्षा 12वीं पास कर लेते हैं और यदि उनके मन के अंदर इच्छा है तो देश की सेवा करने के लिए हर जाति, धर्म, लिंग, संप्रदाय के व्यक्ति को देश की सेवा के लिए अपने जीवन काल में भले ही वो शुरुआत में शामिल ना हो पाएँ, किंतु अंत समय में जो सेना के भर्ती के नियम के मानक होते हैं उसके दायरे में रहते हुए देश की सेवा करने का गौरव हासिल करना चाहिए। सरकार के द्वारा किस प्रकार का वर्तमान समय में निर्णय लिया गया है और भविष्य में इसके क्या दूरगामी अच्छे परिणाम निकलने वाले हैं, इसके बारे में तो हम नहीं कह सकते हैं, किंतु जहाँ तक हम छोटी मोटी किताबों में, न्यूज़ में, मैगज़ीन्स के माध्यम से जो हमें जानकारी प्राप्त हुई है तो सर्वप्रथम हम विश्व के नंबर 1 अमेरिका देश का नाम लेना चाहेंगे कि वहाँ पर भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं, कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं कि जब वो सेना में किसी नौजवान की भर्ती करते हैं तो कम से कम 8 वर्ष तक ही वो रखते हैं। यदि उसका वो रिन्यूअल करना चाहते हैं तो 4 वर्ष बढ़ा देते हैं, क्योंकि उनकी कार्यशैली के आधार पर उनको बढ़ा देते हैं।
किंतु ये भी सत्य है, नौजवान के शरीर के अंदर जब तक उसकी मांसपेशियां चुस्त और दुरुस्त होती हैं और ख़ास तौर से व्यक्ति के मस्तिष्क की जो तीव्र गति जो होती है वो 25 वर्ष आयु तक बहुत अच्छी मानी जाती है। तो ऐसे समय में चूँकि सरकार को और सेना के विभाग को उन नौजवानों से किस स्तर का उनसे काम लेना है, तो जाहिर सी बात है वो काम तभी तक लिया जा सकता है जब व्यक्ति का शरीर हष्ट और पुष्ट होता है। एक छोटा सा एग्ज़ाम्पल हम देना चाहते हैं कि हम अपने घर पर या ग्रामीण क्षेत्र में जो कुत्ते होते हैं उनको, खैर इस तरीके से मैं नहीं बोलना चाहूँगा क्योंकि वो वफ़ादार होते हैं। अंग्रेजी में एक वर्ड होता है डॉग, या संस्कृत में कुकुरमुत्ता कहूँगा तो शायद अच्छा रहेगा। ईश्वर ने भी उसकी एक आयु निर्धारित कर रखी है 15 साल और हद से हद 16 साल, और उसके बाद जब वो घर में उसकी मृत्यु हो जाती है, अक्सर ऐसा होता है कि घर में मृत्यु होती नहीं है, वो स्वतः कुदरती घर से बाहर निकल जाता है और वीर गति को प्राप्त होता है। वीर गति का मतलब ये होता है वो जब तक अपने के साथ रहता है और यदि उसका कोई मालिक नहीं होता है तो प्रकृति उसकी मालिक होती है। उसका जो कर्तव्य होता है वो जीवन पर्यंत बहादुरी के तौर पर निभाता है, वफादारी के तौर पर निभाता है, और अंतोगत्वा एक आयु के उपरांत वो वीर गति को प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं यही समझाने का प्रयास करना चाहूँगा कि वास्तविक मनुष्य की जो आज के समय में आयु है वो मैक्सिमम 80 इयर्स होती है। जैसा कि जिस तरीके का उसका खान पान होता है उसके हिसाब से 80, 85 और मैक्सिमम 90 तक ही चल पाता है। किंतु बात जब वहाँ पर आती है देश की सेवा के लिए, तो देश की सेवा के लिए तो हम यही कहना चाहेंगे कि कोई 90 वर्ष का व्यक्ति उसमें नहीं जा सकता। बात तरह तरीके की जा सकती हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, किसी का मजाक उड़ाया जा सकता है, किंतु हमारी जो गणना कहती है, हमारी जो व्यक्तिगत गणना है, लोगों के माध्यम से और न्यूज़ के माध्यम से और मैगज़ीन के माध्यम से जो हमने सुना है कि 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक व्यक्ति जवान रहता है। जवान का मतलब शरीर के माध्यम से उससे जितना भी तीव्र गति से काम लिया जा सकता है वो 30 वर्ष की अवस्था तक लिया जा सकता है। वैसे तो जवान एक शब्द एक ऐसा होता है कि उम्र 55 की और दिल बचपन का। दिल तो हमेशा जवान रहता है और मैं समझता हूँ मरते दम तक रहता है, किंतु यदि किसी से कार्य लेना है तो उसके शरीर के कार्य क्षमता के माध्यम से ही लिया जा सकता है। अमेरिका में हर 8 वर्ष के बाद लोगों को रिटायर कर दिया जाता है और रिटायर होने के बाद उनके अंदर जो काबिलियत होती है उस काबिलियत के हिसाब से उनको उसी विभाग में, अन्य विभाग में फिर से पुनः नए जॉब्स दे दिए जाते हैं। किंतु जब तक उनका कार्यशैली अच्छी रहती है, काम करने का तरीका उनका अच्छा होता है, ईमानदारी के तरीके से वो कार्य करते हैं, तो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उनको काम मिलता ही रहता है। सरकार की योजनाओं के माध्यम से तो उनको जीवन पर्यंत लाभ होता ही है, किंतु जो काम करने वाला होता है इस संसार के अंदर, उसके लिए काम की कोई भी कमी नहीं है। अंत में हम सिर्फ एक बात ये कहना चाहेंगे, नौजवान लोगों से ये बात कहना चाहेंगे, मेरा भी एक सपना था। सपना क्या था? जिस तरीके से मैंने ये कैप लगा ली है, तो कैप लगाने से हम देशभक्त नहीं हो गए। कैप लगाने से ऐसा नहीं है कि हम देश की सेवा कर रहे हैं, किंतु कहीं ना कहीं पर अगर हमारी बात किसी को अच्छी लग रही है और देश हित के लिए
हमारे माध्यम से कोई बात कही जा रही है तो ये भी एक देश सेवा के हित में कही जा सकती है। नौजवान लोगों को अपनी व्यथा और अपनी पीड़ा का इजहार करने के लिए कोई ये मानक नहीं है कि वो राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान करें, क्योंकि जब राष्ट्रीय संपत्ति का नुकसान होता है तो सही मायने में देखा जाए उसकी खुद की भी संपत्ति का नुकसान होता है। सिर्फ समझने का फेर है। थोड़ी देर के लिए हम एक एग्ज़ाम्पल देना चाहेंगे। जिस तरीके से ट्रेन की बोगियां जलाई जा रही हैं, बसेस जलाई जा रही हैं या अन्य वाहन जो है वो सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो राष्ट्रीय संपत्ति का तो नुकसान हो ही रहा है। किंतु एक तरीके से देखा जाए कि बहुत से लोग जब किसी वाहन वाहक गति जैसे माध्यमों को रोका जाता है तो वाहन पर बैठता कौन? हम जैसे इंसान ही बैठते हैं। कुछ ज़रूरतमंद लोग बैठते हैं और कुछ रोज़गार के पाने के लिए लोग बैठते हैं। कुल मिला के ज़रूरतमंद ही लोग बैठते हैं। मात्र मुश्किल से 0.1 समथिंग ही ऐसे लोग होते हैं जो घूमने फिरने से संबंधित ट्रेन का या बसेस का प्रयोग करते हैं। अपनी गुस्से का इजहार, अपनी पीड़ा का इजहार वो किसी अन्य स्रोत के माध्यम से भी कर सकते हैं और अपनी बात को सही तरीके से वो सरकार के सामने रिप्रेजेंट करें। अपनी बात, अपनी मांगों को अन्य स्रोतों के माध्यम से रिप्रेजेंट करने का प्रयास करें तो शायद निश्चित तौर पर सरकार कोई ना कोई नया रास्ता निकालेगी। किंतु इस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति, ट्रेनों को जलाकर अपनी पीड़ा का इजहार करना, ये हम समझते हैं न्याय संगत नहीं होगा। आपके अंदर जब किसी विभाग में अपना खून पसीना एक करके वहाँ जाने की तमन्ना है तो सिर्फ आपके पास एक ही विभाग नहीं है कि आप आर्मी ज्वाइन करें, बीएसएफ विभाग ज्वाइन करें, पुलिस विभाग ज्वाइन करें, एयरफोर्स विभाग ज्वाइन करें, थल सेना में का विभाग ज्वाइन करें, वायुसेना का विभाग ज्वाइन करें और भी अन्य ऐसे बहुत से तमाम विभाग हैं। अगर मैं उन विभाग के नाम गिनने पर आ जाऊंगा तो शायद 1 घंटा लग जाएगा। इतने विभाग हैं। देश की सेवा करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप आर्मी में ही जाएं, किंतु एक बात निश्चित तौर पर आती है कि हर विभाग में बंदूक चलाने का अवसर प्राप्त नहीं होता है। किंतु कुछ सरकारी विभाग ऐसे होते हैं जिसमें बंदूक और तरह तरह के असला चलाने का अवसर मिलता है। एक देश से दूसरे देश में जाने का अवसर मिलता है। ये बिल्कुल सही बात है। ऐसे जुनूनी व्यक्ति लोग वास्तव में यदि उसी विभाग में जाना चाहते हैं तो ये सोच कर ना जाएं कि उस विभाग में उनको 4 वर्ष की नौकरी मिल रही है या 8 वर्ष की नौकरी मिल रही है। देश की सेवा तो किसी भी रूप में की जा सकती है, किंतु सेवा सेवा होती है। और इस संसार में जो भी मनुष्य आया है वो सिर्फ और सिर्फ पहला उसका प्रमुख जो कार्य होता है वो होता है पेट पूजा। दूसरा उसका होता है अपनी परिवार की सुरक्षा करना। तीसरा आता है जीवन काल में उसकी जो खुद की मन की इच्छाएं हैं उसको कैसे पूरा करना। और चौथा तब आता है कि उसको किस तरीके से अपना जीवन यापन करना। कुल मिला के आखिर में जो 5वीं चीज़ आती है वो आती है आय का साधन तलाश करना, संपत्ति को अर्जित करना। और हर व्यक्ति संपत्ति अर्जित करता है। यहाँ तक कि संसार के अंदर जो जीव जंतु होते हैं वो भी संपत्ति को अर्जित ना करते हुए किंतु अपनी पेट पूजा का साधन की योजना अवश्य तलाश करते हैं। अंत में हम यही बात कहना चाहेंगे अपने नौजवान दोस्तों से कि हम तो एक साधारण से शिक्षक हैं। हम सेवा तो करना चाहते हैं किंतु आर्मी में चाहते हुए भी नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर ने हमको हाइट ही उस तरीके की नहीं दी है कि हम उस
विभाग में जा सकें। तो जिन लोगों की हाइट भी अच्छी है, शरीर भी चुस्त और दुरुस्त है, तो वो खूब पढ़ें, मन लगाकर पढ़ें। सरकार के द्वारा जो आर्मी के लिए निर्णय लिए गए हैं उसमें अपनी योगदान की आख्या दें। मृत्यु एक ऐसी चीज़ होती है, इस बात की गारंटी नहीं है कि वो कब तक जीवित रहेगा, किंतु देश की सेवा करने का यदि आपको एक बार मौका मिल रहा है तो उसमें एक बार हर व्यक्ति को आजमाना चाहिए। और सरकार के द्वारा कुछ ऐसे भी निर्णय लिए जाना चाहिए कि जो संपत्ति पैसे वाले लोग हैं उनके भी बच्चे आर्मी में जाएं। यदि वो नहीं जाते हैं, क्योंकि विशेष किसी एक वर्ग, किसी एक जाति ने देश की सेवा करने का ठेका नहीं ले रखा है। हर व्यक्ति, हर जाति, धर्म, लिंग के व्यक्ति को उसमें महत्व दिया जाना चाहिए, ताकि सबको इस बात का अंदाज़ा लग सके कि हमारे देश की सुरक्षा, हमारे देश की सेवा और जो हमको आज़ादी मिली हुई है वो इतनी सस्ती नहीं है। लोगों का तो ये कहना है कि हमारा देश जो है वो महात्मा गांधी जी के माध्यम से देश आज़ाद हुआ, ऐसा नहीं है। सिर्फ उनका ही योगदान नहीं रहा, भारत देश के प्रत्येक नागरिक, और नागरिक में वो चाहे वो पुरुष हों, चाहे वो स्त्री हों, चाहे वो नौजवान हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, सभी लोगों का उस समय में सहयोग रहा है। ख़ास तौर से नरम दल के नेताओं को इतिहास में पढ़ाया जाता है, किंतु मेरा यह मानना है हमारे देश को जो आज़ादी मिली है वो गरम दल के नेताओं की वजह से मिली है, और कुछ हद तक संविधान की कूटनीतियों की वजह से मिली है। इसलिए दोस्तों, मित्रों, जो भी हमारे संपर्क में जितने भी लोग हैं या अन्य जो अजनबी लोग हैं, यदि उनको हमारी बात उचित लग रही हो तो कम से कम देश की संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाते हुए अपनी बात को कहने का कोई एक ऐसा रास्ता निकालिए जिसमें सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं तो साधारण सा शिक्षक हूँ। धन्यवाद।